हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः उपस्थित क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और वह टॉपिक होगा कन्नौज का त्रिकोणात्मक और त्रिपक्षीय संघर्ष। आप जानते हैं कि यह मध्यकालीन इतिहास की और उत्तर भारत के इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। जैसा कि आप जानते हैं कि गुप्त के पतन के साथ मगध का पतन हो गया और मगध के पतन के बाद राजनीतिक शून्यता को भरने के लिए उत्तर भारत में एक नए प्रशासनिक और राजनीतिक केंद्र के रूप में स्थापित हुआ, वह कन्नौज था। क्योंकि आप जानते हैं कि लगभग 1000 वर्षों तक उत्तर भारत का प्रशासनिक और राजनीतिक केंद्र के रूप में मगध अपना वर्चस्व बनाए हुआ था। लेकिन जैसे ही गुप्त वंश का पतन हुआ, लगभग 4वीं शताब्दी में गुप्त वंश के पतन के साथ ही मगध का भी पतन हो गया। और मगध के पतन के बाद फिर से राजनीतिक शून्यता की स्थिति उत्पन्न हुई और फिर आगे चल कर के आप देखेंगे तो हर्षवर्धन का उदय होता है। और हर्षवर्धन 606 से लेकर के 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन ने शासन किया और हर्षवर्धन के समय कन्नौज उत्तर भारत का एक प्रमुख प्रशासनिक और राजनीतिक केंद्र के रूप में अपने आप को स्थापित हो चुका था। और जब हर्षवर्धन की मृत्यु हुई 650 ईस्वी में तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत में 3 महत्वपूर्ण शक्तियों का उदय होना प्रारंभ हुआ। पश्चिम में आप देखेंगे तो प्रतिहार राजवंश का उदय हो चुका था। पूरब में देखेंगे तो पाल राजवंश का उदय हो चुका था और विंध्य पर्वत के दक्षिण में देखेंगे तो वहाँ पे राष्ट्रकूट राजवंश का उदय हो चुका था। और उत्तर भारत का चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित करना बहुत जरूरी था। जिस शक्ति का नियंत्रण कन्नौज पे होगा वही उत्तर भारत का चक्रवर्ती सम्राट कहलाएगा। और इसी को लेकर के इन तीनों शक्तियों में परस्पर प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई और यह संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चला। अंततः जो है आप देखेंगे कि प्रतिहार राजवंश का उस पर नियंत्रण होता है। और त्रिकोणात्मक या त्रिपक्षीय संघर्ष यह कुल 6 चरणों में संघर्ष किया गया। 6 चरणों में यह संघर्ष किया गया। तो आइए एक एक चरण के बारे में हम डिटेल से कवर करते हैं। आप जानते हैं कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज पर आयुध वंश के शासकों का शासन था और आयुध वंश के शासक अयोग्य शासक थे। आयुध वंश के शासकों में 2 भाई थे, एक इंद्रायुध और दूसरा चक्रायुध। दोनों आपस में सत्ता को लेकर के संघर्ष कर रहे थे। और इधर पश्चिम में ऑलरेडी प्रतिहार राजवंश का उदय हो चुका था और पूरब में ऑलरेडी इधर पाल राजवंश का उदय हो चुका था। इधर प्रतिहार राजवंश अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था, उधर पाल वंश भी अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था। एक समय आता है कि दोनों की सीमाएं लगभग संगम या प्रयाग के आसपास आकर दोनों की सीमाएं टकराने लगती हैं और यही दोनों के संघर्ष का कारण होता है। चूँकि त्रिकोणात्मक या त्रिपक्षीय संघर्ष प्रतिहार शासक वत्सराज के समय प्रारंभ हुआ। प्रतिहार शासक वत्सराज ने त्रिकोणात्मक या त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत पाल शासक धर्मपाल के विरुद्ध संघर्ष किया और वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित किया। जब अगर कन्नौज पर प्रतिहार राजवंश का नियंत्रण होता था तो प्रतिहार राजवंश के सामंत के रूप में कन्नौज पर इंद्रायुध शासन करता था और जब कन्नौज पर पाल राजवंश का शासन होता था तो पाल राजवंश के सामंत के रूप में वहाँ पर कन्नौज पर चक्रायुध का शासन होता था। अंततः जब पाल शासक धर्मपाल पराजित हुआ तो उसने प्रतिशोध लेने के लिए दक्षिण के शासक ध्रुव को आमंत्रित किया। और ध्रुव दक्षिण भारत की पहली ऐसी शक्ति था, या राष्ट्रकूट दक्षिण भारत के पहले ऐसे शासक थे राष्ट्रकूट राजवंश के, जिन्होंने विंध्य पर्वत को पार करके गंगा घाटी में सैन्य अभियान किया। और न केवल सैन्य अभियान किया बल्कि वो सफल भी हुए। अंततः ध्रुव ने
प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया। प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया। इसके अलावा आगे चल कर के उसने गंगा घाटी में पाल शासक धर्मपाल को भी पराजित किया और इस तरीके से उसने उत्तर भारत के गंगा यमुना के द्वाब क्षेत्रों पर उसने अपना नियंत्रण स्थापित किया। लेकिन यह बहुत लंबे समय तक नियंत्रण स्थापित नहीं रह सका, क्योंकि इधर राष्ट्रकूट वंश में भी एक गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई और अंततः ध्रुव को दक्षिण लौटना पड़ा। और जब ध्रुव को दक्षिण लौटना पड़ा तो फिर से यहाँ से त्रिकोणात्मक या त्रिपक्षीय संघर्ष का दूसरा चरण प्रारंभ होता है। और दूसरा चरण जो रहा वह वत्सराज और पाल शासक धर्मपाल के विरुद्ध ही लड़ा गया। और अंततः वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित करके उसने कन्नौज पर अधिकार कर लिया और कन्नौज पर अधिकार करके अपने सामंत के रूप में उसे चक्रा युद्ध को, वहाँ पे इंदिरा युद्ध को बैठाया। फिर आगे चल कर के यह संघर्ष ऐसे चलता रहता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि आगे चल कर के देखेंगे तो वत्सराज की मृत्यु हो जाती है। वत्सराज की मृत्यु के बाद उसका पुत्र नागभट्ट प्रथम हुआ। नागभट्ट प्रथम ने भी संघर्ष को जारी रखा और नागभट्ट द्वितीय ने भी संघर्ष को जारी रखा। और इधर पाल शासक धर्मपाल था, ऑलरेडी जो है उसने भी धर्मपाल को पराजित किया। नागभट्ट ने उत्तर भारत के कई राजाओं को पराजित करके अपना एक छत्र शासन स्थापित किया और उसने कन्नौज पर नियंत्रण रखा। कन्नौज पर उसने नियंत्रण बनाए रखा। इसके बाद चौथा संघर्ष देखेंगे तो चौथे संघर्ष में हालांकि त्रिकोणात्मक या त्रिपक्षीय युद्ध का जो चतुर्थ चरण रहा, चतुर्थ चरण थोड़ा सा विवादित रहा। हालांकि धर्मपाल की मृत्यु हो जाती है और धर्मपाल को उत्तर भारत का या उत्तरापथ का स्वामी कहा जाता था। धर्मपाल को उत्तरापथ का स्वामी कहा जाता था। और धर्मपाल का पुत्र देवपाल ने अपने पिता की भांति यह संघर्ष जारी रखा। और देवपाल के समय ही आप देखेंगे तो राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय वह कन्नौज पर आक्रमण करता है। उसने कन्नौज पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसके अलावा देखेंगे तो गोविंद तृतीय के बारे में कहा जाता है कि इसने अपने जीवन काल में इतना विशाल साम्राज्य स्थापित किया था कि शत्रु सीमा में पदार्पण किए बिना ही इसके अश्व कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक बिना शत्रु सीमा में प्रवेश किए ही दौड़ सकते थे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका कितना बड़ा साम्राज्य रहा होगा। हालांकि इन तीनों शक्तियों में प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूट सबसे शक्तिशाली थे। हालांकि सबसे अल्पकालिक समय भी इनका रहा, सबसे छोटा राष्ट्रकूट का कार्यकाल रहा, लेकिन यह है कि सबसे ताकतवर शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने जब भी उत्तर भारत का सैन्य अभियान किया, उत्तर भारत के राजाओं को पराजित किया। इसके बाद पंचम चरण प्रारंभ होता है संघर्ष का। और पंचम चरण में आप देखेंगे तो इसमें प्रतिहार शासक रामभद्र था, वह भी एक निर्बल और अयोग्य शासक था। इसके अलावा राष्ट्रकूट के समय भी देखेंगे तो अमोघवर शासक था, वह भी ऑलरेडी एक तरीके से आप कह सकते हैं क्रियुद्ध में उलझा हुआ था। और चूँकि उधर दक्षिण में चालुक्य शक्ति का उदय हो रहा था, हालांकि इसने चालुक्यों को पराजित करने में सफलता पाई थी, लेकिन कहीं न कहीं जो है चालुक्यों की वजह से राष्ट्रकूटों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया था। और अंतिम चरण देखेंगे तो अंतिम चरण में अंततः प्रतिहार शासक मिहिर भोज का उदय होता है। और मिहिर भोज उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था। और ख़ासकर यह आप कह सकते हैं कि इसने यहाँ तक कि इसने इस्लामिक शासकों को भी इसने पराजित किया। और प्रतिहार शासकों ने उत्तर पश्चिम भारत में द्वारपाल की भूमिका निभाई। उत्तर पश्चिम भारत में इन्होंने द्वारपाल की भूमिका निभाई और इसने अंततः जो है
पाल शासक, अंततः पाल शासक देवपाल को पराजित करके इसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। अंततः अंतिम रूप से और इसी के साथ त्रिकोणात्मक या त्रिपक्षीय संघर्ष यह समाप्त हो जाता है। अंतिम रूप से कन्नौज पर अधिकार प्रतिहार शासक का होता है और इन तीनों राजवंशों में सबसे अल्पकालिक समय तक अगर किसी ने शासन किया तो वह राष्ट्रकूट थे। राष्ट्रकूट जो दक्कन में शासन कर रहे थे और विंध्य पर्वत के दक्षिण में। इसके अलावा सबसे लंबे समय तक इन तीनों राजवंशों में सबसे लंबे समय तक अगर किसी ने शासन किया तो वह पाल शासक थे, जिन्होंने लगभग 4 शताब्दियों तक इन्होंने बंगाल में शासन किया। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। इसने अपनी राजधानी मुंगेर को बनाई थी। इसके अलावा राष्ट्रकूट राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था और इसने अपनी राजधानी मान्यखेड़ को बनाई थी। और प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम था और इसने अपनी राजधानी कुछ समय के लिए धारानगरी को बनाया था, फिर बाद में इसने अपनी राजधानी कन्नौज को बना लेता है और अंततः आगे चल कर के इसी के साथ यह त्रिकोणात्मक अथवा त्रिपक्षीय संघर्ष समाप्त हो जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक बेहतर क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।